घटक का मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो ध्यान दीजिए, आपको जो विलयन बताएगा तो इसमें दो घटक होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। तो यहाँ पर लिखा है घटक के मोलों की संख्या, यानी कि किसी भी एक घटक, चाहे वो विलेय हो या फिर विलायक, के घटक की संख्या यहाँ पर लिखनी है, और बटे में विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलेय और विलायक दोनों के जितने मोल होंगे उनकी संख्या। तो अगर आपको परिभाषा बनानी तो आप इसी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि एक विलयन में घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। याद रखिएगा कि विलयन के घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो यही इसमें लिखा गया परिभाषा में कि एक विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी विलयन में विलेय के मोल स्मॉल n तथा विलायक के मोल कैपिटल N है, यानी कि जो विलयन है उसमें विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n है और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोगों को विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो उसका सूत्र इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, विलेय का मोल प्रभाज। तो यहाँ पर हम लोग जो लिख रहे हैं ये विलेय का मोल प्रभाज है। तो अब ध्यान दीजिए, इस सूत्र के अनुसार इसमें बताया गया था कि घटक के मोलों की संख्या, यानी कि किसी एक घटक जिसका हम लोग मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या आपको लिखनी है, यानी कि स्मॉल n इतना हो जाएगा। और फिर बट्टे में आपको लिखना था विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या और प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो ये सूत्र फिर इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। और इसी में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो स्मॉल n होता है इसको हम लोग लिखते हैं W/m, ये याद रखिएगा। और जो कैपिटल N दिया गया है उसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर W/ यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल M। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों स्मॉल कर दीजिएगा, यहाँ पर दोनों कैपिटल। इसका मतलब यहाँ पर ये विलेय के मोलों की संख्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये विलेय का द्रव्यमान और बट्टे में विलेय का अणुभार, और यहाँ पर ये विलायक के मोलों की संख्या है, तो इसका मतलब विलायक का द्रव्यमान और बट्टे यहाँ पर विलायक का अणुभार। इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, अगर इस तरह से हम लोग यहाँ पर मान रखें इसमें, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर विलेय का मोल प्रभाज हम लोग लिखेंगे अब इसमें, तो ये सूत्र किस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी कि ये सूत्र यहाँ पर अब इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, विलेय का मोल प्रभाज बराबर, ध्यान दीजिए, स्मॉल n, इसकी जगह पर यहाँ पर स्मॉल W/m इतना होगा, और बट्टे में ध्यान दीजिए स्मॉल n की जगह फिर आपको यही मान रखना है स्मॉल W/m, फिर प्लस W/m इतना हो जाएगा। तो ये सूत्र आप इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा स्मॉल n यानी कि विलेय के मोलों की संख्या, और इसके बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। यहाँ पर कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या, तो यहाँ पर ये विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अणुभार। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात किया है। अगर हम लोगों को विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना हो तो ध्यान दीजिए किस प्रकार सूत्र लिखा जाएगा फिर। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर, तो अब यहाँ पर हम लोग पहले विलायक के मोलों की संख्या लिखेंगे। तो विलायक के मोलों की संख्या को माना गया है कैपिटल N से, ये इतना हो जाएगा, और बट्टे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी कि N प्लस कैपिटल N। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अगर हम लोग इसी प्रकार सूत्र इसको भी लिखते हैं तो ध्यान दीजिए, इससे हम लोग लिख सकते हैं विलायक का मोल प्रभाज बराबर, यहाँ पर कैपिटल N का मान लिखेंगे तो W बट्टे यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल M, और बट्टे यहाँ पर ध्यान दीजिए स्मॉल W बट्टे स्मॉल m, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल W बट्टे यहाँ पर कैपिटल M। तो इस प्रकार से इस सूत्र को आप लिख सकते हैं। बाकी आप चाहे तो यहाँ पर इसको पूरा सिंबल ना लिख के सही रूप में लिख दीजिए, यानी कि विलायक का मोल प्रभाज बराबर
आप यहाँ पर लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अणुभार, और फिर यहाँ पर यूज होगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार प्लस विलायक का द्रव्यमान प्लस विलायक का अणुभार। इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं। तो अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन लिया गया कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के विलयन में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों को जल के भी मोल प्रभाज ज्ञात करना है और एथिल अल्कोहल के भी मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो अब इसमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग इसमें लिखते हैं स्मॉल W बराबर 92 ग्राम और W बराबर यहाँ पर कैपिटल W बराबर इसको मान लेते हैं हम लोग 72 ग्राम। तो कैपिटल W जो है वो जल के द्रव्यमान के लिए यूज़ किया गया है और स्मॉल w जो है एथिल अल्कोहल के द्रव्यमान के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एथिल अल्कोहल दिया गया, तो यहाँ पर हम लोग पहले एथिल अल्कोहल का अणुभार ज्ञात करेंगे। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ये सूत्र होता है। तो इसका हम लोग यहाँ पर अणुभार ज्ञात करेंगे। तो अब इसमें आप ध्यान दीजिए, इसके अणुभार ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है C2, तो कार्बन के लिए यहाँ पर 12 और 2 कार्बन दिए गए, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा गुणे 2। फिर इसके बाद प्लस H5, तो हाइड्रोजन का होता है 1 और इसमें 5 हाइड्रोजन दिए गए, इसलिए गुणे 5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए O ऑक्सीजन, इसका हो जाएगा 16 और फिर हाइड्रोजन दिया गया, इसका हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 5 एकम 5 प्लस 16 प्लस 1, ये इतना होगा। इसके बाद जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने पर इसका मान आ जाएगा यहाँ पर 46, तो ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये एथिल अल्कोहल के लिए लिखा गया है, एथिल अल्कोहल का जो द्रव्यमान था। और अब ध्यान दीजिए आप इसमें एथिल अल्कोहल को यहाँ पर हम लोगों ने स्मॉल W माना था, तो इसके जो अणुभार होंगे उसको लिखा जाएगा स्मॉल m से। तो अब हम लोग C2H5OH का मोल प्रभाज यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिए C2H5 के लिए स्मॉल W माना गया था, इसलिए यहाँ पर जब हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे तो ये लिखा जाएगा स्मॉल W बटे स्मॉल m बटे में हो जाएगा स्मॉल W बटे स्मॉल m प्लस कैपिटल W बटे यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल M। तो यहाँ पर ये इतना प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ कैपिटल M जो दिया गया है वो जल का अणुभार होगा, तो आप चाहे तो इसका मान ज्ञात कर लीजिए। जल यानी कि H2O, तो इसका अणुभार जब हम लोग लिखेंगे तो m बराबर ध्यान दीजिए H2 लिखा है, यानी कि 1 गुणे 2 प्लस 16 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 18, तो इसका मान आ जाएगा 18। तो अब ध्यान दीजिए इसमें अब हम लोग सारे मान रखेंगे। तो यहाँ पर स्मॉल W इसका मान दिया गया है 92 बटे स्मॉल m, इसका मान निकाला गया था 46, ये इतना हो जाएगा। फिर बटे यहाँ पर फिर हो जाएगा 92 बटे 46 और प्लस इसके बाद कैपिटल W, इसका मान हम लोग को दिया गया था 72 और बटे में कैपिटल N का मान निकाला गया यहाँ पर 18, तो ये इतना होगा। अब इसमें ध्यान दीजिए अगर इसको हम लोग कैंसिल करें तो 46 दूना 92, यहाँ भी कट जाएगा 46 दूना 92 और 18 चौको 72, ये इतना हो जाएगा। यानी कि ऊपर बचेगा यहाँ पर अंश में 2 और बटे में हो जाएगा 4 तो 6, तो ये इतना आएगा। अब इसके बाद जब हम लोग यहाँ पर 6 से 2 को भाग करेंगे तो 6 से 2 को भाग करने पर इसका मान आएगा 0.333, तो यहाँ पर ये C2H5OH के मोल प्रभाज हो जाएंगे। तो अब इसी प्रकार से हम लोग जल का मोल प्रभाज यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो अब जल का मोल प्रभाज, इसके लिए यहाँ पर सूत्र प्रयोग करना। तो जल को कैपिटल W से लिखा गया था, तो कैपिटल W बटे कैपिटल M, यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल W बटे स्मॉल m प्लस कैपिटल W बटे कैपिटल M। बस आपको ये सिंबल सही से याद रखना, यानी कि प्रतीक चिन्ह, इसके लिए आपको भी बताया गया है। अब ध्यान दीजिए इसमें हम लोग मान रखेंगे। तो कैपिटल W यानी कि जल के लिए, तो इसका मान यहाँ पर 72 और इसका अणुभार था यहाँ पर 18। इसके बाद यहाँ पर एथिल अल्कोहल के लिए होगा, तो इसका द्रव्यमान था 92 और अणुभार था 46, इतना होगा। प्लस इसके बाद फिर यहाँ पर मान रखेंगे तो यहीं पर आएगा 72 बटे 18। अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग फिर से भाग करेंगे तो यहाँ 18 चौको 72, 46 दूना 92, फिर 18 चौको 72, यानी कि ये आएगा 4 और बटे में हो जाएगा 6, इतना आएगा। अब इसके बाद जब हम लोग इसको भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 दूनी 4 और ये 2 3 6, इतना कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 3 से इसको हम लोग अगर भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 0.666, इस प्रकार से ये संख्या आती रहेगी यहाँ पर, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप मोल प्रभाज जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसमें ध्यान दीजिए एक नोट पॉइंट दिया गया कि विलयन की मोलरता
व नॉर्मलता में संबंध, तो आपको मोलरता के बारे में बताया गया है और नॉर्मलता के बारे में बताया गया, तो इनमें क्या संबंध होता है। तो अब ध्यान दीजिए, इसके लिए यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं मोलरता, ये याद रखना है आपको, इसकी जरूरत भी आपको न्यूमेरिकल हल करते समय पड़ेगी। तो मोलरता गुणे विलेय का अणुभार, याद रखना है आपको यहाँ पर मोलरता गुणे विलेय का अणुभार, और बराबर में लिखते हैं इसमें नॉर्मलता गुणे विलेय का तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर जो तुल्यांकी भार यूज होगा वो विलेय का यूज होगा, आपको याद रखना है यहाँ पर तुल्यांकी भार। तो ये संबंध होता है मोलरता और नॉर्मलता में, मोलरता गुणे विलेय का अणुभार बराबर नॉर्मलता गुणे विलेय का तुल्यांकी भार। या फिर आप यही संबंध दूसरे प्रकार से भी प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान दीजिए, आप इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं, यानी कि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे यहाँ पर अम्लीयता या फिर क्षारीयता या फिर इसके अलावा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, या फिर इसी संबंध को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे अम्लीयता या फिर क्षारीयता या फिर ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। तो यहाँ पर दो सूत्रों के द्वारा मोलरता और नॉर्मलता में संबंध प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा अगला है मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं मोललता बराबर विलेय का मोल प्रभाज और गुणे 1000 इतना होता है, और इसमें यहाँ पर हम लोग बट्टे में जो है विलायक का मोल प्रभाज और गुणे विलायक का अणुभार यहाँ पर यूज करना है आपको, विलायक का अणुभार। तो इस सूत्र के द्वारा जो है मोललता व मोल प्रभाज में संबंध को व्यक्त किया जाता है। तो ये होता है मोललता बराबर विलेय का मोल प्रभाज गुणे 1000 और बट्टे विलायक का मोल प्रभाज गुणे विलायक का अणुभार में टॉपिक है विलेयता, यानी कि विलेयता किसे कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें विलेयता के लिए इसमें पहला टॉपिक जो बताया गया था वो बताया गया था विलेन, और विलेन में आपको बताया गया था कि विलेन जो होता है वो विलायक और विलेय दो पदार्थों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर विलायक और प्लस विलेय इन दोनों को मिला के बनता है विलेन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो विलेन बनाते हैं इसमें विलायक और विलेय मिलाया जाता है। तो याद रखिएगा, जब विलायक की मात्रा निश्चित हो और इसमें जो पदार्थ हम लोग यानी कि जो विलेय मिला रहे हैं उसकी एक निश्चित मात्रा ही विलायक में मिलती है, तो यही मात्रा जो होती है इसे हम लोग बोलते हैं विलेयता। यानी कि याद रखिएगा, अगर किसी भी विलायक की एक निश्चित मात्रा में, किसी भी विलायक की जो है एक निश्चित मात्रा में जो है किसी विलेय पदार्थ की जो है एक निश्चित मात्रा ही विलीन हो पाती है। विलीन का मतलब होता है इसमें घुल पाती है। याद रखिएगा, विलायक की एक निश्चित मात्रा में जो है विलेय की एक निश्चित मात्रा ही विलीन हो पाती है, यानी कि घुल पाती है। तो इसी मात्रा को हम लोग बोलते हैं विलेयता। या फिर आप दूसरे प्रकार से ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 100 ग्राम जो है विलायक लिया गया है, इसमें 100 ग्राम विलायक ले लिया गया है। तो इस 100 ग्राम विलायक में जो पदार्थ हम लोग मिला रहे हैं उसकी अधिकतम मात्रा जो इसमें मिलाई जा सकती है, यानी कि इस 100 ग्राम विलायक में उस पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा मिलाई जा सकती है, या फिर आप कह सकते हैं उस पदार्थ को जितनी अधिकतम मात्रा में इस 100 ग्राम विलायक में घोला जा सकता है, उसे हम लोग उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। याद रखिएगा कि
निश्चित ताप पर, ताप जो है हमेशा निश्चित होना चाहिए, तो निश्चित ताप पर जो है 100 ग्राम विलायक में किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो कि इसमें घोली जा सकती है उसे ही हम लोग पदार्थ की विलेयता कहते हैं। वही यहाँ पर आपको बताया गया था कि किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में जो है विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा ही विलेय हो पाती है, यानी कि विलीन हो पाती है, यानी कि घुल पाती है। तो वही इसमें बताया गया है। अगर विलायक की मात्रा हम लोग निश्चित कर लेते हैं कि 100 ग्राम विलायक है, तो इस 100 ग्राम विलायक में जो पदार्थ की अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है उसे हम लोग बोलते हैं पदार्थ की विलेयता। तो अब ध्यान दीजिए इसमें, तो वही इसमें लिखा गया है कि किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में निश्चित ताप पर किसी विलेय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा ही विलीन हो पाती है। तो वही इसमें बताया गया है कि किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में जो है निश्चित ताप पर किसी विलेय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा ही विलीन हो पाती है, यानी कि घुल पाती है। अतः किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो अब इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता। अभी आपको विलेयता के बारे में बताया गया है, विलेयता क्या होती है। तो अब यहाँ पर अगला टॉपिक है गैसों की द्रव में विलेयता। तो गैसों की द्रव में विलेयता जो है वो अलग अलग होती है, यानी कि अगर गैस अलग अलग होती है, यानी कि आप बता सकते हैं कि भिन्न भिन्न गैसों के लिए द्रव में विलेयता जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, ये याद रखिएगा। यानी कि अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ पर गैस ले लें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो होती है वो जल में जो है बहुत कम मात्रा में घुलती है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन जो है वो जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है। इसके अलावा जैसे आप ले लें कार्बन डाइऑक्साइड या फिर HCl, तो ये दोनों गैसें जो होती हैं वो जल में अधिक घुलनशील होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर अलग अलग गैसों की विलेयता जो है वो अलग अलग होती है। याद रखिएगा कि अलग अलग गैसों की विलेयता जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया कि ऑक्सीजन जो है वो जल में कम मात्रा में घुलती है, इसलिए इसकी विलेयता यहाँ पर कम होगी। इसके अलावा CO2 और HCl जो है इसकी विलेयता जल में अधिक होती है, यानी कि ये जल में अधिक घुलनशील होती हैं, इसलिए इनकी विलेयता यहाँ पर अधिक होगी। इसके अलावा आप यहाँ पर विलेयता को जो है अवशोषण गुणांक के द्वारा समझ सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर विलेयता को जो है अवशोषण गुणांक के द्वारा आप समझ सकते हैं, यानी कि विलेयता को समझने के लिए हम लोगों को अवशोषण गुणांक के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि अगर अवशोषण गुणांक का मान बढ़ा दिया जाए तो गैसों की विलेयता जो होती है वो बढ़ जाती है। याद रखिएगा अवशोषण गुणांक का मान जो है बढ़ाने से गैसों की विलेयता जो है वो बढ़ जाती है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, तो वही इसमें दिया गया है कि भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग गैसों की जो है द्रव में विलेयता जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि ऑक्सीजन, जैसा अभी आपको बताया गया कि ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, जबकि अन्य कुछ गैसें जैसे कि CO2, HCl इत्यादि जो है वो जल में घुलनशील होती हैं। गैसों की द्रव में विलेयता को जो है अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जाता है, ये भी आपको बताया गया। इसके अलावा अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की विलेयता जो है बढ़ती है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग कुछ सामान्य गैसों के जो अवशोषण गुणांक हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर जलीय विलयन में क्या होंगे वो देखते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग कुछ सामान्य गैसों के अवशोषण गुणांक ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो अवशोषण गुणांक दिए गए हैं ये 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो जलीय विलयन में होंगे वो यहाँ पर दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए गैस ले लेते हैं हम लोग हीलियम यानी कि He, तो इसका अवशोषण गुणांक जो होता है वो होता है 0.009, ये इतना होता है। इसके अलावा अगर हम लोग N2 यानी कि नाइट्रोजन लेते हैं तो इसका अवशोषण गुणांक होता है 0.015। इसके अलावा हाइड्रोजन का अवशोषण गुणांक यहाँ पर होता है 0.017, तो ये इतना होता है हाइड्रोजन का। इसके अलावा अगर हम लोग ऑक्सीजन का लेते हैं तो ऑक्सीजन का अवशोषण गुणांक होता है 0.028, तो ये ऑक्सीजन का होता है। इसके अलावा अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं CO2 तो इसका अवशोषण गुणांक होता है 0.88, इस प्रकार से। इसके अलावा अगर हम लोग H2S लेते हैं तो H2S का अवशोषण गुणांक होता है 2.62, इतना होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए गैसों को जो लिखा गया है उनके अवशोषण गुणांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। और आपको बीच में बताया गया था कि अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे आप इस क्रम में आगे बढ़ेंगे इन गैसों की विलेयता जो है वो
बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर गैस जैसे हम लोग ले लें HCl, तो इस गैस का जो अवशोषण गुणांक होता है वो होता है 4.42। ध्यान दीजिए यहाँ पर जितने दिए गए इन सभी से अधिक है। इसके अलावा भी होते हैं NH3। ध्यान दीजिए, अगर इस गैस का हम लोग यहाँ पर अवशोषण गुणांक ध्यान दें तो इसका होता है 7.10, यानी कि इसका अवशोषण गुणांक सबसे अधिक है यहाँ पर। तो इसका अवशोषण गुणांक जो है सबसे अधिक है, इसलिए जो है इसकी विलेयता यहाँ पर सबसे अधिक होगी। तो ये याद रखना है आपको, जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होता है उसकी विलेयता जो है वो अधिक होती है। तो अब इसके बाद है हेनरी का नियम। तो हेनरी के नियम में अभी आपको याद होगा बताया गया है गैसों की द्रव्य विलेयता, तो इसकी आवश्यकता यहाँ पर होगी। तो इससे पहले आप ध्यान दीजिए, इसमें हेनरी के नियम में आपको याद रखना है, इसमें गैस जो है वो विलेय होती है, इसके अलावा जो विलायक होता है वो द्रव होता है। याद रखिएगा, विलेय गैस होती है और द्रव इसमें जो होता है वो विलायक होता है। हेनरी के नियम के लिए टॉपिक है यहाँ पर गैस प्लस द्रव। याद रखिएगा, गैस विलेय और द्रव विलायक होता है। तो जैसे इसका हम लोग यहाँ पर उदाहरण ले लें, तो उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर गैस जैसे कि ले लेते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा द्रव यानी कि H2O ले लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का जो मिश्रण होता है इससे हम लोग बोलते हैं सोडा वाटर, जिससे आप लोग पीने के लिए यूज करते हैं। तो ये यहाँ पर सूत्र होता है सोडा वाटर का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो गैस है इसको द्रव में घोला जाता है, यानी कि द्रव में मिलाया जाता है इस गैस को। और आपको इसमें आप याद रखना है कि जब आपको किसी गैस को द्रव में घोलना हो तो आपको उस पर जो है दाब लगाना होता है। यानी कि अगर किसी गैस को द्रव में घोलना है तो इसके लिए हमें दाब लगाना होता है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कोई यहाँ पर द्रव भरा गया है, यानी कि इसमें जल भरा हुआ है यहाँ पर H2O, और इसमें हम लोगों को यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 इसको घोलना है। तो इसको घोलने के लिए हम लोगों को इसमें क्या लगाना होगा? दाब। तो याद रखना आपको, यहाँ पर किसी भी गैस को द्रव में घोलने के लिए हमेशा क्या लगाना पड़ता है? दाब। तो ये याद रखना, दाब जितना ज़्यादा लगेगा गैस उतना ज़्यादा यहाँ पर घुलेगी। इसमें दाब की मात्रा अधिक होगी तो गैस अधिक मात्रा में यहाँ पर घुलेगी। यानी कि आपको याद रखना, यानी कि जो CO2 है यहाँ पर वो दाब पर निर्भर कर रही है, यानी कि उसको घोला जा रहा है तो उसकी विलेयता जो है वो किस पर निर्भर कर रही है? यहाँ पर दाब पर। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे, जो गैस की विलेयता होती है वो दाब पर निर्भर करती है। निर्भर क्यों कर रही है? क्योंकि आप दाब बढ़ाएंगे तो CO2 की मात्रा इसमें अधिक घुलेगी, अगर आप दाब कम मात्रा में लगाएंगे तो CO2 की मात्रा जो होगी वहाँ पर कम घुलेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो गैस की विलेयता होती है वो किस पर निर्भर करती है? दाब पर। यानी कि आप बता सकते हैं कि गैस की विलेयता जो है वो दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब उस पर निर्भर करती है। अगर आप दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी, अगर आप दाब घटा देंगे तो विलेयता घट जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसकी विलेयता जो है वो दाब पर निर्भर करती है। और जब CO2 को जो है जल में घोला जाता है और जब जल में घोल दिया जाता है तो इससे बन जाता है सोडा वाटर। तो वही अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हेनरी का नियम जो है, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किसी भी गैस की विलेयता जो है वो दाब पर निर्भर करती है, यानी कि दाब के समानुपाती होती है। जब हम लोग इस पर दाब लगाते हैं तो ये गैस जो है इस द्रव में घुल जाती है। ये यहाँ पर आपको याद रखना है, यानी कि जब इसकी सतह पर जो गैस उपस्थित है इस पर हम लोग दाब आरोपित करते हैं तो यह इसमें घुल जाती है, यानी कि द्रव में घुल जाएगी। तो अब हेनरी का नियम ध्यान दीजिए आप, तो वही इसमें दिया गया कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि स्थिर ताप पर गैस की द्रव में जो विलेयता है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है, यानी कि दाब पर निर्भर करती है। यानी कि अगर यहाँ पर द्रव में जो विलेयता है गैस की उससे हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करें स्मॉल m से। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो m लिखा गया है ये घुली हुई गैस की मात्रा है। आप बोल सकते हैं यहाँ पर घुली हुई गैस की मात्रा, यानी कि जो गैस की द्रव में विलेयता दी गई उससे हम लोग मान लेते हैं m। और गैस के दाब यानी कि इसे हम लोग लिखते हैं P से। तो इसके समानुपाती, यानी कि इसको हम लोग इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं m प्रोपोर्शनल टू P। इसका मतलब यहाँ पर गैस की जो द्रव में विलेयता है
वो गैस के दाब के समानुपाती है, यानी कि दाब पर निर्भर है। अगर दाब का मान बढ़ाएंगे तो विलेयता अधिक होगी, यानी कि द्रव में गैस अधिक घुलेगी। अगर दाब कम कर देंगे तो गैस द्रव में कम घुलेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर गैस की जो द्रव में विलेयता है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। और जब ये निशान हटता है यहाँ से समानुपाती का, तो इसमें एक नियतांक लग जाता है, यानी कि m बराबर यहाँ पर जो नियतांक लग जाता है उसे लिखते हैं हम लोग k से, और p। तो यहाँ पर जो नियतांक लगता है इसे हम लोग बोलते हैं समानुपाती स्थिरांक। ध्यान दीजिएगा, इस नियतांक को कहीं कहीं पर kh से लिखा गया, यानी कि ऐसे। इसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, इस kh को हेनरी स्थिरांक, याद रखिएगा, हेनरी स्थिरांक, या फिर इसे आप बोल सकते हैं यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक। तो चाहे तो इसे आप हेनरी स्थिरांक बोलें या फिर समानुपाती स्थिरांक। आप इसे m बराबर k p करके भी लिख सकते हैं, चाहे तो कैपिटल K लिख दीजिए केवल, या फिर KH से भी लिखा जाता है। बाकी इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आप K से लिख दीजिए या फिर KH से। यहाँ पर ये होता है हेनरी स्थिरांक, या फिर इसे बोलते हैं समानुपाती स्थिरांक। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो m जो है यहाँ पर ये घुली हुई गैस की मात्रा, यानी कि गैस किस मात्रा में यहाँ पर घुल गई है, वहाँ पर ये मात्रा m प्रदर्शित करेगा। p यहाँ पर जो है दाब होगा। तो m बराबर सूत्र बन जाएगा KH बराबर P, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग इसका मान ज्ञात करें, यानी कि P का, तो ध्यान दीजिए P बराबर ये इधर बट्टे में आ जाएगा, तो m बट्टे KH, इस प्रकार से ये सूत्र यहाँ पर बन जाएगा। तो इससे हम लोग यहाँ पर दाब का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं का मतलब यहाँ पर ये है कि हेनरी का जो नियम है वो सभी स्थितियों पर लागू नहीं होता है, यानी कि कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं जहां पर ये हेनरी का नियम जो है वो कार्य नहीं करता है। तो वही यहाँ पर ये उसकी कुछ सीमाएं बताई गई हैं, यानी कि जहां पर हेनरी का नियम नहीं लागू होगा उसकी कौन कौन सी सीमाएं होती हैं, तो वो ध्यान दीजिए यहाँ पर। जैसा कि पहला दिया गया है कि हेनरी का नियम बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता है, यानी कि अगर ताप बहुत कम है तो वहां पर जो है हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तो ये इसकी पहली सीमा है, याद रखना है आपको कि हेनरी का नियम अगर बहुत कम ताप है तो वहां पर लागू नहीं होगा। इसके बाद अगला है दाब का मान बहुत अधिक होने पर भी यह कार्य नहीं करता है, यानी कि जो अभी आपको बताया गया था हेनरी के नियम में कि अगर आप दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने पर गैस अधिक मात्रा में वहां पर घुल जाएगी, लेकिन अगर दाब का मान जो है बहुत अधिक हो गया है तो बहुत अधिक होने पर भी जो है हेनरी का नियम कार्य नहीं करेगा। याद रखिएगा, दाब का मान जो है बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा हेनरी का नियम जो है वो कार्य नहीं करेगा। इसके बाद अगला नियम है कि यह नियम तभी लागू होता है जब गैस की विलेयता का मान विलायक में बहुत कम होता है। याद रखिएगा, यानी कि ये नियम तब लागू होगा जब गैस की जो विलेयता होती है, और गैस की विलेयता के बारे में अभी आपको बताया गया है, तो इसमें वही बताया जा रहा है कि जब गैस की विलेयता का मान जो है वो विलायक में बहुत ही कम हो तो उस समय यह नियम लागू नहीं होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला दिया गया है कि यह नियम ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता है जिसमें विलेय विलायक से रासायनिक अभिक्रिया करता है। ध्यान दीजिए, इसमें यह दिया गया है कि यह नियम यानी कि जो हेनरी का नियम है वो ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता है जिसमें विलेय जो है वो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया करता है। आपको बताया गया कि विलयन जो होता है वो विलायक और विलेय से मिलता है, तो इसमें वही बताया जा रहा है कि ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होगा जिसमें विलेय जो है वो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया करता है। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि NH3, तो यहाँ पर जो NH3 है ये अगर हम लोग यहाँ पर जल में मिलाएंगे तो जल में मिलाने पर, याद रखिएगा यहाँ पर जल यानी कि H2O, तो NH3 को जल में मिलाते हैं अगर, तो जल में मिलाने पर इससे बन जाता है यौगिक। याद रखिएगा, यहाँ पर NH3 को जल में मिलाने पर क्या बनता है, यौगिक। तो इसका मतलब यहाँ पर विलेय जो है वो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, विलेय जो है विलायक से रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। तो इसका मतलब इस अवस्था में जो है हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तो वही यहाँ पर बताया गया था कि यह नियम जो है ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता है जिसमें विलेय जो है वो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया करता हो। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि जैसे कि NH3 जो है
वो यहाँ पर H2O से क्रिया करके जो है क्या बना देता है, यौगिक। तो NH3 जो है वो जल से क्रिया करके क्या बनाता है, यौगिक। इसके अलावा इसी प्रकार ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर HCl। तो HCl जो होता है ये यहाँ पर जल में घुल कर यानी कि पानी में घुल कर ये आयनित हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर, आयनित। तो इसका मतलब ये भी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया करता है। तो इसका मतलब इस पर भी जो है हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तो वही इसमें बताया गया था कि जब विलेय जो है विलायक से रासायनिक अभिक्रिया करता है तो उस स्थिति में हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर NH3 के बारे में बताया गया कि NH3 को जब जल में घोला जाता है तो उस समय ये यौगिक बना देता है। इसका मतलब यहाँ पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा आपको HCl बताया गया, HCl जो है इसको जल में मिलाने पर ये आयनित हो जाता है। तो इसका मतलब ये भी रासायनिक अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर भी हेनरी का नियम लागू नहीं होगा।